फिल्म की शुरुआत होती है मंगोलिया के रेगिस्तान से, जो ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है। इस सूनी रेत के बीचों बीच एक कंपनी आई थी। उनका मकसद था यहाँ से तेल निकालना, लेकिन उनकी जानकारी गलत साबित हुई। यहाँ तेल बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। जब यह साफ हो गया कि मेहनत बेकार जा रही है, तो कंपनी ने सब वर्कर्स को वापस बुलाने का फैसला किया। उन्हें लेने के लिए एक प्लेन आता है। इस प्लेन का पायलट है फ्रैंक और उसके साथ उसका को पायलट। सारे वर्कर्स अपना सामान उठाकर प्लेन में बैठते हैं और यह लोग बीजिंग के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन सफर आसान नहीं होता। उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही एक तेज तूफान आ जाता है। हवा इतनी तेज थी कि को पायलट ने सुझाव दिया, हमें प्लेन को अभी उतार लेना चाहिए। जब तूफान रुक जाएगा तो दोबारा उड़ान भर लेंगे। मगर फ्रैंक उसकी बात नहीं मानता और इसी वजह से जहाज उस तूफान में फंस जाता है। रेडियो से मदद मांगने की कोशिश होती है, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता। तभी उनका एक इंजन खराब हो जाता है। मजबूर होकर फ्रैंक इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करता है, लेकिन रेत और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही प्लेन नीचे आता है, उसका पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि पीछे का दरवाजा खुल जाता है और एक वर्कर नीचे गिरकर मर जाता है। प्लेन रेत में घिसटते हुए काफी दूर तक खींचता है और आखिरकार रुक जाता है। जब सबको होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि जहाज के अंदर बैठे 2 और वर्कर्स की भी जान चली गई थी। अब ये लोग इस सुनसान और खतरनाक रेगिस्तान में फंस चुके थे। सबसे पहले उन्होंने अपने खाने पीने की सप्लाई को चेक किया। तब पता चला कि उनके पास मुश्किल से 1 महीने का राशन है। इसी दौरान एक शख्स कहता है, मैं पैदल चलकर यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कई जगह ट्रैकिंग और हाइकिंग की है। लेकिन बाकी लोग उसे रोकते हैं। वो समझाते हैं कि ये जुलाई का महीना है, रेगिस्तान में सबसे ज्यादा गर्मी इसी वक्त पड़ती है। इतनी गर्मी में तुम ज्यादा दूर तक जिंदा नहीं रह पाओगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें रास्ता ही नहीं पता। अगर तुम निकले भी तो बस गोल गोल घूमते रह जाओगे। आखिरकार वो आदमी चुप हो जाता है। उस रात मौसम और खराब हो जाता है। तेज आंधी और तूफान चल रहा था। तभी जॉन डेविस नाम का एक वर्कर टॉयलेट करने बाहर जाता है, लेकिन अंधेरे और तूफान में उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो लुढ़कते हुए नीचे रेत में चला जाता है। चारों तरफ धूल और अंधेरा था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो चीख कर मदद भी मांगता है, लेकिन तूफान की आवाज में किसी तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाती। सुबह जब बाकी लोग उठते हैं तो देखते हैं कि डेविस गायब है। सब तरफ ढूंढने की कोशिश होती है, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिलता। दरअसल वो रेत में दफन हो चुका था। यह देखकर सबके मन में डर और बेचैनी और बढ़ जाती है। उसी समय वहां मौजूद एक औरत पायलट फ्रैंक के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या सच में कोई हमें यहाँ से बचाने आएगा? फ्रैंक धीरे से जवाब देता है, इसका कोई भरोसा नहीं, हम अपने रास्ते से भटक चुके हैं। अगर कोई हमें ढूंढने भी निकले तो शायद वो हमें ढूंढ न पाए। ये सुनकर औरत की आंखों में निराशा उतर आती है। अब धीरे धीरे सबका धैर्य टूटने लगा था। ऐसे में 2 लोग फैसला करते हैं कि वो पैदल ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जब वो अपने साथ पानी ले जाने लगते हैं तो पायलट फ्रैंक उन्हें रोक देता है। वो सख्त लहजे में कहता है, पानी यहाँ से कोई नहीं ले जाएगा, क्योंकि अगर पानी कम हो गया तो बाकी सब भी जिंदा नहीं बच पाएंगे। बस यही बात झगड़े की वजह बन जाती है। धक्का मुक्की के दौरान पानी की बोतल गिर जाती है और उनकी सप्लाई और भी कम हो जाती है। तभी वहाँ मौजूद एलियट नाम का शख्स बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सब बच सकते हैं। कई दिनों से मैं इस प्लेन को गौर से देख रहा हूँ। अगर हम इसके हिस्सों को जोड़ लें तो एक छोटा नया जहाज बना सकते हैं जो हमें यहाँ से बाहर निकाल देगा। पहले तो सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन एलियट बताता है कि वो पहले प्लेन डिजाइन करने वाली कंपनी में काम कर चुका है। यह सुनकर सबके अंदर थोड़ी सी उम्मीद जगती है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पायलट फ्रैंक उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। उसका कहना था, ये नामुमकिन है, तुम लोग सपना देख रहे हो। अगले ही दिन एक आदमी चुपचाप वहां से निकल जाता है। उसे ढूंढने के लिए वहां मौजूद औरत भी पीछे जाने लगती है, मगर पायलट उसे रोक लेता है और खुद निकल पड़ता है। वो उसी जगह पहुंचता है जहां उनका जहाज चट्टान से टकराया था। यहाँ उसे उस वर्कर की लाश मिलती है जो हादसे के वक्त नीचे गिर गया था, लेकिन उसका शरीर अधनंगा था और उसके आसपास गोलियों के खोखे पड़े थे। यहीं उसे वो शख्स भी मिल जाता है जो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, मैं यहाँ अपनी घड़ी लेने आया था जो उस वर्कर ने पोकर में मुझसे जीती थी, लेकिन देखो उसके पास अब वो घड़ी नहीं है, यानी यहाँ हम लोगों के अलावा कोई और भी मौजूद है। ये बात सुनकर फ्रैंक सन्न रह जाता है। दोनों वापस आते हैं और अपने साथियों को सब कुछ बताते हैं। आखिरकार पायलट भी मान जाता है और एलियट की प्लानिंग के साथ काम शुरू कर देता है। अब सब मिलकर नया जहाज बनाने लगते हैं। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी के कारण वो सिर्फ रात को ही काम करते थे। प्लेन बनाने का काम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मुश्किलें भी बढ़ रही थीं। सबसे बड़ी मुसीबत तब आई जब वेल्डिंग के दौरान चिंगारियां उनके स्टोर किए गए फ्यूल पर गिर गईं।
कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाका हुआ। खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं गई, लेकिन उनका ज्यादातर तेल बर्बाद हो गया। अब उनके पास बस इतना ही फ्यूल बचा था कि सिर्फ एक बार टेक ऑफ करने की कोशिश की जा सके, यानी या तो यह उड़ेंगे या हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। इस हादसे के बाद सब और भी गंभीर हो गए। पहले वे रात को काम करते थे, लेकिन अब मजबूरी में दिन में भी काम करना पड़ा। भले ही सूरज की तपिश शरीर झुलसा रही थी, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। अब बारी थी सबसे मुश्किल हिस्से की, प्लेन के पंख को जोड़ने की। ये काम बेहद खतरनाक था, क्योंकि इनके पास दूसरा मौका नहीं था। अगर विंग गिर गया तो नया प्लेन बनाने का सपना भी वहीं खत्म हो जाता। धीरे धीरे विंग को रस्सियों और चैन की मदद से ऊपर उठाया गया। सबकी सांसें थमी हुई थीं। अचानक चैन टूट गई और विंग जोर से नीचे गिरा। सभी घबरा गए कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी अंदर से उनका साथी बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, काम पूरा हो गया। असल में विंग गिरकर ठीक उसी जगह जा लगा था जहां उसे फिट होना चाहिए था। मानो किस्मत ने भी उनका साथ दे दिया हो। अब प्लेन का ढांचा लगभग तैयार था। सबकी आंखों में उम्मीद जग गई। उन्होंने जश्न मनाया, गाने गाए और नाचकर अपनी थकान भूल गए। साथ ही मिलकर रेत हटाकर एक रनवे भी तैयार करने लगे, ताकि उनका प्लेन आसानी से टेक ऑफ कर सके। लेकिन रेगिस्तान की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। एक दिन अचानक खतरनाक इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आ गया। आकाश से बिजली गिर रही थी और विंग के अंदर फ्यूल भरा था। सब लोग जान बचाने के लिए दौड़ पड़े, मगर एलियट वहीं खड़ा रहा। वो चाहता था कि किसी भी हालत में उनका प्लेन सुरक्षित रहे। तभी बिजली सीधा उसी पर गिरने वाली थी, लेकिन आखिरी पल में फ्रैंक ने दौड़कर उसे नीचे गिरा दिया और उसकी जान बचा ली। फ्रैंक जानता था अगर एलियट को कुछ हो गया तो ये प्लेन कभी पूरा नहीं हो पाएगा और उनके जिंदा लौटने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। आखिरकार सबने मिलकर अपने नए जहाज का नाम रखा, फिनिक्स। मिस्र की एक ऐसी मिथक चिड़िया है जो राख से दोबारा जन्म लेती है। यह नाम सबके लिए उम्मीद और ताकत का प्रतीक था। लेकिन असली मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। धीरे धीरे उनका पानी भी सूखने लगा। एक रात जब सब बेहद परेशान थे, उन्हें दूर से कुछ टेंट्स दिखाई दिए। वहां कुछ लोग सो रहे थे। ये कोई आम लोग नहीं, बल्कि हथियारों की तस्करी करने वाले स्मगलर्स थे, जो अक्सर इस रेगिस्तान के रास्ते से गुजरते थे। फ्रैंक ने कहा, हमें उनसे पानी मांगना चाहिए। एलियट ने तुरंत मना किया, क्योंकि उसे उन पर भरोसा नहीं था, लेकिन हालात मजबूरी के थे। फ्रैंक अपने दो साथियों को लेकर वहां पहुंचा। सावधानी के लिए फ्रैंक और उसका दोस्त पास के पत्थर के पीछे छुपकर खड़े रहे। उनके पास बंदूक भी थी। जैसे ही उन्होंने स्मगलर्स से पानी मांगा, हालात बिगड़ गए। एक स्मगलर ने अचानक गोली चला दी, जिससे उनका एक साथी वहीं ढेर हो गया। फ्रैंक और उसके दोस्त ने जवाबी फायरिंग की और कुछ स्मगलर्स को मार गिराया, लेकिन एक स्मगलर जख्मी हालत में भाग निकला। फ्रैंक उसे मार सकता था, लेकिन उसने ट्रिगर दबाने से इनकार कर दिया। वह खूनी नहीं बनना चाहता था। उसी समय जेम्स की नजर एक चीज पर पड़ी। मरे हुए स्मगलर की कलाई पर वही घड़ी बंधी थी जो उनके उस साथी की थी जो शुरुआत में प्लेन से गिरकर मरा था। अब सबको यकीन हो गया कि यही स्मगलर्स पहले भी यहाँ आए थे और उन्होंने उनके साथी का सामान लूटा था। बाकी लोग उस जख्मी स्मगलर को पकड़कर अपने कैंप में ले आए। कुछ का कहना था कि उसे तुरंत मार देना चाहिए, वरना ये लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं, लेकिन फ्रैंक ने मना कर दिया। इसी बीच बहस छिड़ गई। तभी अचानक एलियट ने खुद ही उस स्मगलर को गोली मार दी। ये देखकर फ्रैंक भड़क उठा और दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। एलियट चिल्लाकर बोला, हम यहाँ फंसे क्यों हैं? सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम पायलट थे, तुम्हारी गलतियों ने हमें इस नरक में ला खड़ा किया। तुम्हारी वजह से एक साथी की मौत हुई। मैंने मना किया था, फिर भी तुम स्मगलर्स के पास गए। ये सुनकर फ्रैंक का गुस्सा फट पड़ा और उसने एलियट को जोरदार मुक्का मार दिया। अब एलियट बुरी तरह नाराज था। उसकी ईगो बुरी तरह आहत हो चुकी थी। एलियट गुस्से में कहता है, बस अब मैं इस प्लेन पर काम नहीं करूंगा। जितना करना था कर दिया। यहाँ मैं अकेला 10 लोगों का काम करता हूँ और तुम सब बस आराम फरमाते हो। केली उसके पास आती है और नरमी से कहती है, एलियट तुम्हारे बिना ये काम पूरा ही नहीं हो सकता, हमें तुम्हारी जरूरत है। एलियट जिद पकड़ लेता है, अगर सब लोग आकर मुझसे खुद रिक्वेस्ट करेंगे तभी मैं दोबारा काम शुरू करूंगा। आखिर सबको झुकना पड़ता है। एक एक करके सभी लोग, यहाँ तक कि फ्रैंक भी उसके पास आता है। फ्रैंक कहता है, यहाँ असली बॉस तुम ही हो, प्लीज इस काम को पूरा करो। आखिरकार एलियट मान जाता है और सब फिर से मिलकर प्लेन बनाने में जुट जाते हैं। इसी बीच एक दिन वे दूरबीन से देखते हैं कि वही जख्मी स्मगलर इस बार अपने और साथियों के साथ लौट आया है। लेकिन वे नजदीक नहीं आते, क्योंकि अब उन्हें पता था कि इन बचे हुए लोगों के पास उनकी ही बंदूकें हैं। स्मगलर्स को यकीन था कि जब इनका पानी और खाना खत्म होगा तो ये अपने आप हार मान जाएंगे और उसी वक्त हमला करना आसान होगा। ये खतरा देखकर सब और तेजी से काम करने लगते हैं। दिन रात एक करके आखिरकार उनका जहाज तैयार हो ही जाता है।
तभी फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है जिसमें अलग अलग तरह के छोटे छोटे हवाई जहाज़ों के मॉडल बने होते हैं। सबको पता चलता है कि एलियट ने इसी तरह के टॉय मॉडल्स देखकर अपना डिजाइन बनाया था। असल में एलियट ने कभी असली बड़ा जहाज बनाया ही नहीं था, वो हमेशा छोटे छोटे रिमोट कंट्रोल वाले प्लेन ही बनाता आया था। ये सुनते ही सबका गुस्सा फूट पड़ता है। अयान तो और भी आग बबूला हो जाता है। वह एलियट के सिर पर बंदूक रख देता है और चिल्लाता है, तो तू हमें बेवकूफ बना रहा था, ये प्लेन कभी उड़ ही नहीं पाएगा। तूने पहले बड़ा जहाज बनाया ही कब है? एलियट शांत स्वर में कहता है, हाँ मैंने बड़े जहाज कभी नहीं बनाए, लेकिन छोटे प्लेन्स में असली चुनौती बैलेंस की होती है और मुझे यकीन है कि ये जहाज उड़ेगा। फ्रैंक किसी तरह अयान को शांत कर देता है। तभी अचानक रेगिस्तान में एक भयंकर तूफान आ जाता है। आंधी के बीच जैसे ही तेज हवाएं चलती हैं, नया बना प्लेन हल्का हल्का हवा में उठने लगता है। उन्हें पहली बार यकीन होता है कि शायद वाकई ये जहाज उड़ सकता है। जो उम्मीद उनके दिलों में कब की मर चुकी थी, वो अचानक फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन तूफान की बेरहम हवाएं जहाज को पूरी तरह रेत में ढक देती हैं और एक नई चुनौती उनके सामने खड़ी कर देती है। तूफान के बाद सबका मन बुझ सा जाता है, उम्मीद जैसे रेत में दब गई हो। लेकिन फ्रैंक हार मानने वालों में से नहीं था। वह सबको देखता है और ठोस आवाज में कहता है, हमने इस जहाज को खून पसीने से बनाया है और इसे यहीं दफनाने के लिए नहीं, उड़ाने के लिए बनाया है। हम यहाँ से निकलेंगे इसी प्लेन से। उसकी बात सुनकर सबके अंदर फिर से हिम्मत जग जाती है। सभी मिलकर जहाज को रेत से बाहर खींचते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद उसे एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां से टेक ऑफ मुमकिन हो। आखिरकार पल आता है इंजन स्टार्ट करने का। पहली बार कोशिश करते हैं, इंजन गड़गड़ाता है लेकिन तुरंत बंद हो जाता है। फिर कोशिश करते हैं, फिर भी असफल। हर बार उम्मीद टूटती है लेकिन कोई हार नहीं मानता और फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ इंजन सचमुच चल पड़ता है। चारों तरफ खुशियों की चीख गूंज उठती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। दूर से स्मगलर्स घोड़ों पर सवार हथियार लेकर इनकी तरफ दौड़ते नजर आते हैं। अब वक्त बहुत कम था। सब लोग फौरन प्लेन पर चढ़ जाते हैं। कोई ऊपर बैठता है तो कोई विंग्स से लटक जाता है। असल में ये असली यात्री प्लेन नहीं था, बल्कि एक बड़े जहाज के पुर्जों से बना छोटा सा उड़ने वाला जहाज था जिसमें बैठने की जगह ही नहीं थी। प्लेन रनवे पर दौड़ता है। पीछे से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत इनका साथ देती है। किसी को भी गोली नहीं लगती। जैसे ही रनवे खत्म होने वाला होता है, सबकी सांसें थम जाती हैं। स्मगलर्स को यकीन होता है अब ये लोग गए काम से, लेकिन अगले ही पल उनका फीनिक्स जमीन छोड़कर हवा में उड़ जाता है। जैसे ही जहाज आसमान को चीरता है, सब खुशी से झूम उठते हैं। कई महीनों की मेहनत और पसीना आखिर रंग लाता है। ये लोग उस रेगिस्तान से निकल जाते हैं जहां से जिंदा वापस लौटना नामुमकिन माना जाता था। बाद में एलियट की तस्वीर एक मैगजीन के कवर पर छपती है जिसका नाम होता है नासा की नई उम्मीद। तो दोस्तों, ये मूवी यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।